नमस्कार बच्चों, यह है कक्षा 10वीं का पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पार्ट 3 है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरह शुरू हुआ, किस तरह यह प्रक्रिया आगे की तरफ बढ़ी, इस पाठ में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ बात की गई है 18वीं सदी के मध्य की, यानी कि बीच की। 1860-70 का जो दशक रहा, 1760-70 का जो दशक रहा, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जब राष्ट्र राज्य नहीं थे, राज्य थे, टुकड़े थे, जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड, जो आज जिस रूप में आप उन्हें देख रहे हैं वो पहले इस तरह के नहीं थे। ये बल्कि राजशाही, डचियों और कैंटनों में छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए थे, जिन पर अलग अलग राष्ट्रों का अपना शासन रहता था और वो शासक निरंकुश होते थे, राजतंत्र होते थे। और हर एक छोटे टुकड़े में भी पता नहीं कितनी ही भाषाएं बोलने वाले, कितने ही धर्मों को मानने वाले, कितनी ही जातियों के लोग थे। तो उनमें आपसी भाईचारे जैसी कोई भावना दूर दूर तक भी नहीं थी और ना ही वो किसी राष्ट्र जैसी फीलिंग को फील कर पा रहे थे। तो ये बहुत टाइम पहले की बात है, जब समाज एक बहुत निम्न स्तर पर था, बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बंटा हुआ था। और स्पेशली कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग में भी। कुलीन वर्ग अमीर वर्ग था, जिसमें बहुत ही बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक जो लोग थे वो आते थे कुलीन वर्ग में, जिनके पास शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, ज़्यादातर जायदाद पर इनका अधिकार होता था, राजनीतिक कार्य सारे इन्हीं के हाथों में होते थे और ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। अब देखिए यहाँ पर भी ये चीज़ भी आप नोटिस कर सकते हैं कि उच्च वर्ग जो है, कुलीन वर्ग जो है, अमीर प्रशासक वर्ग जो है, वो फ्रेंच भाषा बोलता है, जबकि जो अन्य वर्ग था उनकी अपनी अलग अलग भाषाएं, बोलियों का इस्तेमाल वो कर रहे थे, जिस वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी गैप रहता था। और जबकि कुलीन वर्ग आपस में वैवाहिक बंधनों इत्यादि से, रिश्तों से जुड़े हुए थे। और ये कुलीन वर्ग जो कि शक्तिशाली वर्ग है, एक छोटा समूह होता था, मतलब कम लोग थे लेकिन अधिक शक्तिशाली थे। और जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा जो कि कृषक लोग थे, किसान लोग थे, वो किराए पर भूमि लेकर खेती करते थे, छोटे काश्तकार थे, छोटे लेवल पर खेती करते थे। इस वजह से आपस में उनकी बनती भी नहीं थी। और अगर हम बात करते हैं कि दारों के पास अपनी अधिक ज़मीन थी, वो खुद से खेती नहीं करते थे बल्कि भूदासों से खेती करवाते थे। भूदास मतलब भूमि का काम करने के लिए रखे गए दास, जिन्हें बदले में कुछ भी पेमेंट नहीं की जाती थी। इसके साथ साथ देखिए आप यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको दिख रही हैं। हम तिथियों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से मैंने आपको पहले ही बोला MCQ बेस्ड चैप्टर है। MCQ आपसे पूछे जाएंगे तो ये तिथियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हुई। 1815 में आपने वाटरलू के युद्ध के बारे में सुना, जहाँ पे नेपोलियन का पतन हुआ, संधि हुई, वियना शांति संधि की गई। उसके बाद यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ 1821 में, यूनानी स्वतंत्रता के लिए। और 1848 में फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों, किसानों की बगावत, मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करती हैं। ये सारा मतलब मजदूरों की मांग, कारीगरों की मांग, फ्रांसीसी क्रांति का होना और उसके बाद राष्ट्र राज्यों का बनना, ये 1848 में हुआ था कि किस तरह से अलग अलग राज्यों की मांग हो रही थी और सभी अपने अपने देशों का केंद्रीकरण चाहते थे। तो उसी मांग के अंतर्गत 1858 में इटली का एकीकरण हुआ। 1859 से 1870, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है आपको। 1859 से 1870 के बीच में इटली का एकीकरण हुआ। और वहीं जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1866 से लेकर 1871
तक। तो ये सारी डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर अगली डेट 1905, हाब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। स्लाव को लेकर बहुत बड़े झगड़े हुए हैं ओटोमन साम्राज्य में तुर्की के कब्जे को लेकर, जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के बीच में निकला था। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था। तो ये सारी ही डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हो चुका था। आपको पता होगा सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे यूरोपियन देशों में फैलता हुआ यह पूरे ही संसार में फैल चुका था। और औद्योगिकरण शुरू होने के बाद ही श्रमिक वर्ग के रूप में एक नया वर्ग निकल कर आया था, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 2 वर्गों के बारे में बताया था। कौन से 2 वर्ग थे, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग। अब इसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के आने के साथ साथ ही एक नया श्रम वर्ग, मजदूर वर्ग भी उभर कर आया था। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, इससे पहले हम बात करेंगे कि मध्यम वर्ग में आते कौन लोग थे। मध्य वर्ग, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। मध्य वर्ग उद्योगपतियों, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सभी मध्य वर्ग का ही हिस्सा थे। उदारवाद राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, उदारवाद से आप क्या समझते हैं। लिबरलिज्म शब्द है, यह लातिनी भाषा के लिबर से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। यानी कि इस शब्द का अर्थ हम अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग रूप में ले सकते हैं। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी था। वहीं अगर हम राजनीतिक रूप की बात करते हैं तो उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो, मतलब डेमोक्रेटिक टाइप सरकार। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति पर जोर देता था। यानी कि उदारवाद क्या था, जो चाहता था कि राजा या रानी का शासन ना हो, पादरी वर्ग की, जमींदार वर्ग की विशेषाधिकारों की जो होड़ चल रही थी उसे ख़त्म कर दिया जाए। उन्हें जो विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं और सभी को समान अधिकार दिए जाएं। इसके बाद तीसरा, संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। यानी कि संसद हो, एक सरकार बने, लोगों की चुनी हुई सरकार बननी चाहिए। और चौथा क्या था, 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते हैं कि आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है या होनी ही चाहिए और ये आपका हक है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार, अगर आप उसको फेवर कर रहे हैं, उसका फॉलो कर रहे हैं, तो उसका मतलब सफरेज होगा या मताधिकार होगा। मतलब कि सभी को वोट देने का अधिकार कानून के समक्ष बराबरी के अधिकार में नहीं आता था। यहाँ देखिए उदारवादी भी दोगलापन दिखा रहे हैं। एक तरफ चाहते कानून के समक्ष बराबरी हो, निजी स्वामित्व भूमि पर सबका रहे, विशेषाधिकार किसी के पास ना हो, लेकिन बावजूद उसके कि वोट देने का अधिकार सबको ना हो। ठीक है, अगर वोट देने का अधिकार सबको ना हो तो उदारवादियों के अनुसार वोट देने का अधिकार किसको था, चुने जाने का अधिकार, मत देने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। ये याद रखना है आपने। उदारवादी क्या कहते थे कि जिनके पास संपत्ति है, जो अमीर हैं, जो कुछ हिस्से में कर दे रहे हैं, कुछ टैक्स के रूप में कुछ पेमेंट कर रहे हैं, सिर्फ वही चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार रखते थे। वहीं संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से पूरी तरह से वंचित रखा गया था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब जैकोबियन क्लब की सरकार बनी थी, जैकोबियन की सरकार बनी थी, तब वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। वयस्क को समझिए आप यहाँ पर,
संपत्ति वाला मतलब बीच में से ख़त्म कर दिया गया कि कौन अमीर कौन गरीब। अब इन्होंने व्यस्क में कौन आ सकते हैं। आज हम अगर हमारे भारत की बात करते हैं तो 18 की उम्र से 18 उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो हम 18 की उम्र के लोगों को व्यस्क मानते हैं। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही रखा था कि एक एज के बाद सभी पुरुष, लेकिन महिलाएं नहीं है। हम भारत की बात कर रहे हैं बीच में, तो भारत में पुरुष और महिलाओं को जेंडर भी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सभी को अलाउड है वोट देना, सभी वोट दे सकते हैं जो 18 वर्ष के हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी किसको मताधिकार है, ओनली पुरुषों को है। पहले संपत्तिवान पुरुषों को था, उसके बाद जैकोबियन सरकार ने किसको दिया, वयस्क पुरुषों को दिया। लेकिन यह भी ज़्यादा दिन नहीं चला। नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित अधिकार वापस ले आई थी। नेपोलियन ने महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों को के अधीन कर दिया था। कि उन्हें लगता था कि महिलाओं में सोच समझ का विकास कुछ ज़्यादा होता नहीं है, वो सोच नहीं सकते कि कौन अच्छा शासक उनके लिए हो सकता है, कौन से अधिकार उनके पास होने चाहिए या किस तरह से रूल बनने चाहिए। मतलब बिल्कुल एकदम से अव्यस्क मान लिया गया था, कितनी भी उम्र हो महिला की। लेकिन उसके कंपैरिजन अगर किया जाए तो उसके पिता, उसके पति, उसके भाई उसके लिए या समाज के लिए बेटर फैसला ले सकते थे, ऐसा नेपोलियन का मानना था। नेपोलियन की संहिता में उनसे सारे अधिकार छीनकर पुरुषों को, उनके पति और उनके पिताओं को दे दिए गए थे। अब आगे हम बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या होता है। आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक स्टेटस की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्यों द्वारा लगाए गए नियंत्रण को ख़त्म करना। मतलब मॉडरेट ट्रेड, जहाँ पर आपके ऊपर व्यापार करने पर ज़्यादा कर ना लगे हों, ज़्यादा नियंत्रण ना हो, आप आज़ादी के साथ अपनी वस्तुओं को खरीद और बेच सकें, ये आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद कहलाता है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेपोलियन ने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब नेपोलियन आया उस समय के यूरोप में, उस समय के फ्रांस में बड़ी दिक्कतें थी। हर जगह अलग अलग मापने की इकाइयाँ थी, नाप तोल की प्रणाली अलग थी, सबकी मुद्राएं अलग थी। तो इस सब का क्या सॉल्यूशन निकाला नेपोलियन ने, उसने 39 राज्यों का एक संघ बना दिया था। कितने राज्यों का, 39 राज्यों का एक संघ बना दिया था। और इनकी मुद्रा भी निश्चित कर दी थी और नाप तोल की प्रणाली भी निश्चित कर दी थी। अभी एक एग्जाम्पल देते हैं कि 1833 में हम्बर्ग से नुरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। 11, समझ सकते हैं आप, कोई भी चीज़ कितनी महंगी हो जाएगी जब आपको उसे बेचने के लिए 11 बार शुल्क देना पड़ेगा। तो और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। मतलब हर नाके पर 11 बार देना पड़ रहा है और नियर अबाउट कितना, 5%। तो शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या उनके आकार को देखकर लगाया जाता था। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तोल की व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एल्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़े को आपसे पूछ सकते हैं एल्ले क्या था, ये कपड़े को मापने का पैमाना है। जैसे आज हम मीटर में मापते हैं, इंची टेप से मापते हैं, उस समय में क्या था, एल्ले था कपड़े को नापने का पैमाना, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती रहती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता था तो उसकी लेंथ 4.7 सेंटीमीटर मिलती, मेंज में उसकी लेंथ 55.1 सेंटीमीटर मिलती, वहीं न्यूरेमबर्ग में उसकी लेंथ 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो अलग अलग थी, बड़ा मुश्किल हो रहा था व्यापार करना। और इन्हीं मुश्किलात को ईजी करने के लिए नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक संघ बनाकर एक मतलब संघ बना दिया था, जो व्यापार करने के लिए बड़ा सही परिस्थितियाँ उनको दे रहा था। माप तोल की प्रणाली एक कर दी गई थी, मुद्रा की प्रणाली एक कर दी गई थी, पैमाने भी यहाँ तक एक कर दिए गए थे। तो इस तरह से नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते थे जो कि पहले चल रही थी।
मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। तो इसी को देखते हुए 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1834 में किसकी पहल पर? प्रशा की पहल पर क्या बनाया गया? एक शुल्क संघ बनाया गया जिसका नाम क्या था? जोल्वेराइन नाम था इसका, जोल्वेराइन, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ ने क्या काम किया था? इसने शुल्क अवरोधों को समाप्त किया था, मतलब जो टैक्स, जो सीमा शुल्क लगाए जा रहे थे उन्हें कम किया था और मुद्राओं की संख्या को 2 कर दिया था। अब हर जगह आप 11 नाकों से आप निकल रहे हो, 11 तरह की मुद्राएं आपको रखनी पड़ रही हैं, साथ में उसमें लेन देन करना पड़ रहा है, तो बड़ी दिक्कतें आती थी। और बता रहे हैं सिर्फ 11 नाके तो एक एग्जाम्पल था, ये कह रहे कि उस समय में 30 से ऊपर मुद्राएं थी, 30 से ऊपर संख्या थी मुद्राओं की, तो उन्हें घटाकर 2 कर दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि जोल्वेराइन क्या है? एक शुल्क संघ है, कब बना? 1834 में बना। कब, किसकी पहल पर बना? प्रशा की पहल पर बना। और काम कौन से किए थे? शुल्क अवरोधों को ख़त्म करना और मुद्राओं की संख्या को घटाना। घटाकर कितनी मुद्राएं कर दी थी? 2 कर दी थी। शुल्क संघ जोल्वेराइन बनने से पहले मुद्राओं की संख्या कितनी थी? 30 थी। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकल जाते हैं, इन सभी को आपने बहुत ही ध्यान के साथ करना है।